हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के हमारे इन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जब इन राष्ट्रों के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो उसके कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं और उन स्रोतों को ध्यान में रखकर ही कानून का निर्माण किया जाता है। जैसा कि हम कुछ सोर्सेस दोनों के एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेस इंटरनेशनल लॉ के अलग हो सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के अंतर्गत हम संधियों को ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम उनके जो राष्ट्रों के मध्य वर्षों से प्रैक्टिस के रूप में जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, हम उनको एक सोर्सेस के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार से जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, जो कि सभ्य समाजों के द्वारा जाने जाते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके अलावा जुडिशियल डिसीजन हालांकि इतना महत्वपूर्ण सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में हम उसे मान सकते हैं। इसी प्रकार से जूरिस्ट जो वर्क्स करते हैं, यानी कि अपने जो अनुभवों के आधार पर वो जो डिसीज़न देते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ में एज अ सोर्स उसके उन बातों को मान्यता दी जाती है, वेट दिया जाता है। उनकी जो वैल्यूएबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उनको जो उनके द्वारा लिखे गए टॉपिक्स होते हैं या मीडिया के द्वारा जो किया जाता है, उनके जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो भी एक विधि के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रीटीज़ की। द अरेंजमेंट एंटायर्ड इनटू बाय नेशन स्टेट्स फॉर देयर रिलेशंस विथ ईच अदर एंड टू अंडरटेक सर्टेन ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स इट्स सेड टू बी अ ट्रीटी। अर्थात संधि क्या है? संधि वो एग्रीमेंट है जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य की जाती है और वो एक दूसरे पर लागू होती है। एक दूसरे पर वो ना केवल लागू होती है बल्कि बाध्यकारी होती है और उन्हें अपने सर्टेन ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस जो होते हैं उनको करने ही पड़ते हैं। इसे हम संधि कहते हैं और यह संधि अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, अपने लिए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें यह कार्य या हमारे जो पारस्परिक संबंध हैं उनका जो संचालन होगा वह इसी ट्रीटीज़ के माध्यम से ही किया जाएगा। दूसरा है कस्टम्स। Customs are those habits and practices which the nation states commonly observe and the violation of which is considered as against the courtesy of international behavior. There are certain practices which the world community observes without any express provisions, but because of practice they honor the same. कस्टम्स अर्थात जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अभ्यास के रूप में जो प्रथाएं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो क्या हैं? कस्टम्स कहलाते हैं। और इन कस्टम्स को, इन रीति रिवाजों को बिना किसी हेजिटेशन के अन्य सभ्य राज्य भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और ये प्रैक्टिस में आ जाती हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो स्रोत है वो है जो सभ्य समाजों के द्वारा कुछ सामान्य नियम होते वो माने जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। जो सभ्य समाजों के द्वारा जिन्हें मान्यता दे दी गई हैं, वो सामान्य नियम भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक अच्छे स्रोत होते हैं। There are certain principles of law which have been incorporated in the domestic laws of many countries because of their universal application। क्योंकि उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस की वजह से वो नेशन अपने घरेलू
जो कानून होते हैं, डोमेस्टिक लॉज होते हैं, उनमें भी इसको मान्यता देते हैं, क्योंकि कुछ सामान्य नियम ऐसे होते हैं जो किसी बिना किसी बाध्यता के वो सबको एक्सेप्टेड होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजंस। द फैक्ट ऑफ द स्टेटस रिवेल्स दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ऑल द अबव सोर्सेज द कोर्ट शैल रिजोर्ट टू द प्रियर जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन या न्यायिक निर्णय हालांकि इतने इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है इंटरनेशनल लॉ के, और इनका महत्व सिर्फ वहीं तक है जहाँ तक कि किसी भी मामले में इनके बारे में डिसीजन दिया जाता है और उसके बाद वो फाइल बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर जज चाहे तो इससे वैसा ही मामला जो कि पूर्व में आ चुका है और उस पर क्या नज़ीर पेश की गई है, तो उसको एज अ नज़ीर या एज अ दृष्टांत या एग्जाम्पल के रूप में दूसरी बार वैसा ही मामला आने पर उसे जुडिशियल डिसीजन के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्यूरिस्टिक्स वर्क्स। द jurists are published also declare rules by legal philosophy and analogy, and also by comparing different legal systems of the world. Their opinion on a specific questions of law varies because of their valuable experiments and sound study in the topic. अर्थात जो जूरिस्ट वर्क्स होते हैं तो उनकी बातों को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को, उनके पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वह अपने अनुभवों के आधार पर उन बातों को रखते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में उनके कथनों को, उनके स्टेटमेंट्स को, उनके पब्लिकेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और यह भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के, अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं। जैसे बहुत से राइटर्स की बुक्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि पर लिखी गई हैं, उनके आर्टिकल्स, उनके पब्लिकेशंस, ये भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक महत्वपूर्ण सोर्सेस हैं। अदर सोर्सेज, देयर आर सम अदर सोर्सेज विच काउंट कैन रिजोर्ट फॉर द डिसीजन ऑफ अ केस। कुछ अन्य सोर्सेज भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के, जिन्हें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोतों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो ट्रीटीज है ही, लेकिन ऐसे भी जो सिद्धांत हैं जो कि सभ्य समाजों द्वारा एक्सेप्टेबल हैं और उनको मान्यता रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सोर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसको जानने से पूर्व यह किन स्रोतों पर आधारित है, इसे जानना आवश्यक होता है। धन्यवाद।